गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग वॉइस आ रही है मेरी आपके पास? यस मैम। यस मैम। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ चलिए, वॉइस आ रही है ना सभी की? सभी को मेरे पास? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओम्स रूल के बारे में, ठीक है। इस ओम्स रूल के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम जॉर्ज साइमन ओम था, ठीक है। और उन्हीं के नाम पर इस रूल को ओम्स रूल का नाम दिया गया। इन 1827 एक फिजिसिस्ट हुए थे, मतलब फिजिकल साइंस की स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट हुए थे उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। और इन्होंने किया क्या था, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कल हमने देखा था, टू टर्मिनल्स के बीच का डिस्टेंस होता है इन अ सर्किट। और जो हमारा रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट होता है, रेजिस्टेंस हमारा अपोज ऑफ करंट होता है और करंट एक इलेक्ट्रिकल चार्जेस होती हैं जो कि सर्किट में क्या होती रहती है, फ्लो होती रहती है, ठीक है। तो इन पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट को इन अ सर्किट, इनका जो रिलेशन होता है तीनों का, उसके बारे में इन 1827 जो फिजिसिस्ट हुए थे हमारे जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने बताया था। और इन तीनों में रिलेशन को बताते हुए उन्होंने एक रूल डेराइव किया जिसको बोला जाता है ओम्स रूल, ठीक। तो इस ओम रूल को बताने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी बताई गई है। तो सबसे पहले उस एक्टिविटी के बारे में हम देख लेते हैं कि आखिर वो एक्टिविटी थी क्या, ठीक है। इसमें देखिए, ये जो यहाँ पे आपको एक सर्किट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो सर्किट आपको दिख रहा है, इसी को आपको समझना है। तो यहाँ पर डिफरेंट वोल्टेज के ये क्या है, सोर्सेस हो जाएंगे। ये हमारे डिफरेंट वोल्टेज के सेल्स हैं, तो ये हमारे एनर्जी के सोर्सेस हो गए, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर ये जो लगा हुआ है इसको क्या बोला जाएगा, रजिस्टर बोला जाएगा, जिसको आर से डिनोट किया जाता है। इसका सिंबल हमने देखा था इस फॉर्म पे होता है, और वेरिएबल रेजिस्टर का डिफरेंट सिंबल होता है, हमने ये देखा था। ये जो लगा हुआ आपको दिख रहा है, ए लिखा है, और इसके सराउंडिंग में एक साइड पे है आपका पॉजिटिव, दूसरे साइड पे है नेगेटिव, ठीक है। तो अमीटर में भी दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। और यहाँ पे जो लगा हुआ है रजिस्टर के जस्ट नीचे, ये हमारा क्या है, वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव और यहाँ पे एक नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा। इसका रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म पे, अमीटर का हम इस फॉर्म पे करते हैं, रजिस्टर का हम इस फॉर्म पे करते हैं, और ये यहाँ पे डिफरेंट वोल्टेज के जो हमारे सेल्स होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन है। इसको भी आपने देखा था लगभग इसी फॉर्म पे, हमारा जो सेल है उसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ठीक। इतनी चीजें हमने क्या कर ली थी, डिस्कस कर ली थी, और उन्हीं सारी चीजों को मिलाकर यहाँ पे एक सर्किट बनाया गया है। और इस सर्किट को बनाने के लिए 0.5 मीटर का एक लॉन्ग वायर यूज किया गया है। और उस वायर को किससे डिनोट किया गया है, देखिए उस वायर को डिनोट किया गया है XY से। मतलब यहाँ पर जो हमारा ये दो टर्मिनल आ रहा है इन वायर्स का, ये XY जो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, उससे इसको क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 0.5 मीटर लॉन्ग एक नाइक्रोम वायर लिया है और उसको कनेक्ट किया है अमीटर के थ्रू, वोल्ट मीटर के थ्रू, और 4 इलेक्ट्रिकल सेल्स लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिकल सेल्स लगे हुए हैं, और सारा जो सेल्स है उसमें से एक सेल कितने वोल्टेज
वोल्टेज का है 1.5 वोल्ट का है, ठीक है। मतलब हर एक सेल, जो 4 सेल यहाँ पे लगे हुए हैं, सारे सेल्स में से पर्टिकुलर एक सेल कितने वोल्टेज का है, 1.5 वोल्ट का है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, देखिए इस सर्किट पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये पता करने के लिए हम एक ही वोल्टेज के करंट का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। और उस करंट को हम ट्रैवल कहाँ से कर रहे हैं, तो उसको हम किसके थ्रू समझेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास एक एरो दिया हुआ है, उस एरो से हमको पता चलेगा। तो देखो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, फर्स्ट सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस डायरेक्शन से क्या हो रहा है, करंट आ रहा है, ये एरो इस फॉर्म पे है, तो ये हमको बता रहा है कि करंट इस डायरेक्शन से आ रहा है। जैसे ही करंट इस डायरेक्शन से आता है, वो नाइक्रोम वायर के कांटेक्ट में आएगा, जो कि हमारा रेजिस्टर है, यहाँ से ट्रांसफर होते हुए वो अमीटर के पास आएगा, फिर अमीटर से यहाँ पे हमने जो लगाया है, जिसको के फॉर्म पे रिप्रेजेंट किया गया है, इसको बोला जाएगा की, ठीक है। इस की का मतलब है हमारा जो स्विच है वो ऑन है या ऑफ है, ठीक है। तो जब हमने क्या किया था, साइन कन्वेंशन देखा था इन सभी का, तो हमने ये देखा था कि अगर हमारा सर्किट इस टाइप के की से अटैच रहता है, तो उस टाइम पर हमारा स्विच कैसा होता है, ऑफ होता है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगा देती हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा स्विच ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस की पे ऐसा बना हुआ है और यहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्विच ऑन है। मतलब जैसे ही करंट इधर से ट्रैवल करके इस डायरेक्शन पे आया, अब ये स्विच ऑन है, मतलब वायर आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से ट्रैवल करते हुए वो सेल के कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, एक सर्किट को बनाया हुआ है। और इस डायरेक्शन से ये करंट आ रहा है, ये हमको कैसे पता चल रहा है, इस एरो के थ्रू। यहाँ पे ये जो एरो बना हुआ है आपको दिख रहा होगा, तो इससे पता चल रहा है कि कैसे करंट वहां पे फ्लो हो रहा है, ठीक। तो हमने अपनी सर्किट के बारे में देख लिया कि कहाँ पे हमारा सेल प्रेजेंट है, कहाँ पे अमीटर प्रेजेंट है, कहाँ पे हमारा वोल्ट मीटर प्रेजेंट है, सारी चीजें हमने देख ली। अब इसमें क्या करते हैं हम, कितना अमाउंट ऑफ करंट थ्रू अ जो हमारा एनर्जी सोर्सेस है, मींस इस सेल से हाउ मेनी अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है, इसको बताने का काम कौन करेगा, 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस हमको कौन बताएगा, वोल्टमीटर बताएगा। और फिर उसको अमाउंट ऑफ करंट को कैलकुलेट करने का काम कौन करेगा, जो हमारा अमीटर है वो करेगा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि देखिए जैसे ही इस सर्किट में हम करंट पास करते हैं, तो इसका हमको एक ग्राफ मिलता है। उस ग्राफ के बारे में हम देखते हैं कि इसका ग्राफ हमको किस फॉर्म पे मिलता है, ठीक है। चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं हम। नेक्स्ट तो देखिए यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, ये ग्राफ, दिख रहा ये है। जो ग्राफ, उसी सर्किट में हमने क्या किया, करंट को पास किया। किसके थ्रू पास किया, मैंने बताया, जो हमारा वोल्टेज का सोर्स था उसके थ्रू मैंने करंट को पास किया सर्किट पे। तो उसमें वोल्टमीटर और अमीटर ने मुझे करंट की एक एक वैल्यू दी। उस वैल्यू से मुझे एक ग्राफ मिला। ये जो ग्राफ है मुझे किसके किसके बीच मिला है, पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट होता है उसके बीच में मिला है। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, हमने देखा था V से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो एलेसैंड्रो वोल्टा नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में बताया था। और करंट को किससे डिनोट किया जाता है, I से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जब ग्राफ निकाला गया, तो इस ग्राफ से पता चला कि उसका जो अमाउंट है एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म पे हमको एक ग्राफ क्या कर रहा है, ये गिव कर रहा है। तो इससे ये बात पता चली कि ये स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ हमको अपीयर हुआ है, ये तभी हमको मिल सकता है जब ये हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, I के। मतलब
अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करती हूँ तो करंट इन अ सर्किट क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। और अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करती हूँ तो जो करंट है इन अ सर्किट वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। उसी टाइम पर ही हमको किस टाइप का ग्राफ मिलेगा, इस तरीके के स्ट्रेट लाइन का एक ग्राफ मिलेगा। ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है इसी तरीके का आपको एक ग्राफ मिलेगा अगर V क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जो दो क्वांटिटी या दो फैक्टर आप यूज कर रहे हो, अगर एक इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा और एक डिक्रीज होता है तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। मतलब इन अ सर्किट अगर हम किसी वोल्टेज सोर्स के थ्रू उस सर्किट में करंट पास करते हैं तो अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसमें जो अमाउंट ऑफ करंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा उस सर्किट पे। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिक्रीज करते हैं तो उस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसी चीज को लिखा जाता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ I। ठीक, जब भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है तो उसको एक कांस्टेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो वो कांस्टेंट यहाँ पर देखिए क्या यूज किया गया है, तो वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, V इज इक्वल, आपको दिख रहा होगा V इज इक्वल लिखा है RI। मतलब इस प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का यूज किया जाता है, वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, R है। और इस R का मतलब क्या होता है, हमने देखा था, इस R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, जो कि हमने अपनी सर्किट पे लगाया हुआ था। तो इस R की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, याद रखिएगा इन अ सर्किट अगर अमीटर कनेक्टेड है और आपको पता है कि आपके रेजिस्टर की वैल्यू क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो आप आसानी से अपने सर्किट का जो भी रेजिस्टेंस होगा उसके बारे में पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमारा जो फॉर्मूला था वो हमारे पास क्या बन के आया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आया। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाती हूँ इन अ सर्किट तो करंट बढ़ता जाता है। अब प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर को एक कांस्टेंट के थ्रू रिप्लेस किया तो V इज इक्वल क्या हो गया, RI हो गया, जहां पर R रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट के बारे में बता रहा है। अगर इस R की वैल्यू को मुझे मेजर करना हो तो R इज इक्वल क्या आ जाएगा, V अपॉन I आ जाएगा, कि I इस डायरेक्शन में हुआ तो R इज इक्वल क्या आ गया, V अपॉन I आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू इन अ सर्किट पता करनी है तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट इन दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। तब हम क्या पता कर सकते हैं, R पता कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मुझे I की वैल्यू पता करनी हो तो V अपॉन क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके, जिसके बारे में किन्होंने बताया, जॉर्ज साइमन ओम नाम के साइंटिस्ट ने बताया, इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम करंट को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। मीन्स जब भी किसी सर्किट में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, करंट पता करना है या रेजिस्टेंस पता करना है, तो उस सर्किट पर हमको जो फॉर्मूला एप्लीकेबल करना रहता है वो फॉर्मूला किसका होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का, ठीक है। मतलब किसी भी सर्किट पे क्या होता जाता है, जो करंट है टोटली पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो होता जाता है। और उस सर्किट में जितने भी हमारी वैल्यूज होगी रेजिस्टेंस की, करंट की या पोटेंशियल डिफरेंस की, उसको हम इस फॉर्मूला का यूज करके क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा एग्जांपल यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए इन एनी सर्किट जो R की वैल्यू होती है वो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है R, वो हमको क्या बता रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर के बारे में बता रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का हम यूज करते हैं उस यूनिट को बोला जाता है ओम। क्या बोला जाता है उस यूनिट को, ओम बोला जाता है। और ये किनके नाम पर है, जो जॉर्ज साइमन ओम नाम के साइंटिस्ट थे उनके नाम पर है। तो ऐसा यूनिट ऑफ, देखिए
जो वोल्ट होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको वोल्टेज में लेते हैं, उसकी यूनिट वोल्ट होती है, हमने देखा था। करंट की जो यूनिट हमको ऑलरेडी पता है एम्पियर होती है, प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया है। बचा हमारा रेजिस्टेंस, जो कि एक नया वर्ड यहाँ पे आया, तो उसकी यूनिट क्या होती है पूछा जाएगा। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ओम। मतलब जब हम उस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो उस वैल्यू को कैलकुलेट करते समय एक यूनिट हमको यूज करनी पड़ेगी, और वो यूनिट क्या होती है हमारी, ओम होती है। किसकी किसकी बोला जाए तो रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, देखिए सपोज मानिए किसी सर्किट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस टू टर्मिनल्स के बीच का कितना है, 1 वोल्ट है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट कितना है, 1 वोल्ट है। तो उस टाइम पर उस सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I होता है। जितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना अमाउंट ऑफ करंट होगा, ठीक है। तो इसमें अगर रेजिस्टेंस हमको पता करना है तो R इज इक्वल क्या होता है, अभी हमने देखा V अपॉन I होता है। तो अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और जो मेरा करंट है 1 एम्पियर है, तो जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे क्या की गई है, लिखी गई है, ठीक है। तो 1 ओम की वैल्यू कैसे मेजर की जाती है आपको क्लियर हो गया होगा। मींस ये जो करंट होता है, यहाँ पे जो करंट आपको दिख रहा है, ये करंट इस R के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब अगर कहीं पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, मोर हो जाती है, जैसे रेजिस्टेंस मेरा इंक्रीज होता जा रहा है किसी सर्किट का, या मैंने इंक्रीज किया है, तो उस टाइम पर उस सर्किट का करंट बहुत ही क्या होगा, कम होगा, हम ये बोल सकते हैं। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर किसी सर्किट में मेरा पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए कांस्टेंट हो जाता है, तो उस टाइम पर जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसा हो जाएगा, डबल हो जाता है, और करंट का अमाउंट लगभग हाफ हो जाता है, मतलब आधा हो जाता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है किसी सर्किट में, उतना ही कम उस सर्किट में क्या होता जाएगा, करंट फ्लो होता जाएगा। और इसी वजह से जो हमारा रजिस्टर होता है, रजिस्टर को क्या बोला जाता है, अपोज ऑफ करंट बोला जाता है। तो हमको ये पता करना होगा कि रजिस्टर की क्वालिटी क्या क्या होती है, वो कैसे करंट के फ्लो को क्या करता है, रजिस्ट करता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई सर्किट हम जनरेट कर रहे हैं तो वहां पर डिफरेंट पोटेंशियल्स के क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स लगे होते हैं। तो उन डिफरेंट पोटेंशियल्स के ऑब्जेक्ट तक उतना अमाउंट ऑफ करंट पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, मैम वॉइस नहीं आ रही है। अब आ रही है? नो मैम नहीं आ रही है वॉइस बिल्कुल भी। देखिए अब आ रही है? नहीं आ रही है मैम। नहीं आ रही है? अब बताइए। यस मैम आ रही है अब। चलिए मैम स्टार्ट इधर करें। नहीं आ रही है वॉइस बिल्कुल भी। अब बताइए, आ रही है वॉइस? नो मैम। सभी को प्रॉब्लम हो रहा है, किसको किसको नहीं आ रही है बताइए। मैम आ रही है वॉइस। मैम आ रही है। प्रिया को मैम आ रही इधर है? कोई नेटवर्क इश्यू होगा शायद, इसलिए नहीं आ रही है वॉइस अब। किन को नहीं आ रही है बताइए, नाम बताइए अपना। शुभांगी। शुभांगी। अब क्लियर है क्या? मैम वॉइस क्लियर है बट बहुत ज्यादा स्लो आ रही है, इधर आ रही नहीं है वॉइस बिल्कुल भी। चलिए एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। बाकी बच्चों को आ रही है ना, जैसे आयुष है, चंचल है, फाल्गुनी है। यस मैम। आ रही है आपको यस मैम यस मैम। हाँ, आप एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। बाकी बच्चों को तो आ रही है। आयुष है, कोमल है, अजय है, अंकिता, अंशिका,
आयुष, चंचल, फाल्गुनी, गौरव, ईशांत, इसिका, खुशी, खुशी ताम्रकर, कोमल, मुस्कान, पल्लवी, रेसू, आप सभी को आ रही है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम आ रही है। चलिए, मैम आपकी क्लियर वॉइस है। हाँ, तो हमने ओम्स लॉ का जो रिलेशन होता है उसके बारे में देख लिया। अब देखो, इस रिलेशन के थ्रू हमको ये बात पता चली कि जो पोटेंशियल डिफरेंस और जो हमारे क्या होते हैं करंट होते हैं वो डायरेक्टली क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं करंट के अमाउंट को इंक्रीज करते जाऊं तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी लगभग इंक्रीज ही हो जाता है, और अगर करंट का अमाउंट डिक्रीज होता है तो, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिक्रीज होता है तो जो करंट का अमाउंट है वो भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक, तो ये डायरेक्टली कोरिलेट कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, हम ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज ऑफ करंट होता है। मतलब अगर किसी सर्किट का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है तो उस टाइम पर उस सर्किट का जो करंट होगा वो काफी क्या होगा, कम होगा। मतलब किसी सर्किट में रेजिस्टेंस करंट को रेजिस्ट करने का काम करता है, करंट को रोकने का काम करता है। ठीक है, और इसी वजह से जब हम एक सर्किट प्रिपेयर करते हैं तो उस सर्किट में रेजिस्टर का जब यूज किया जाता है तो डिफरेंट टाइप के वहां पे सोर्सेस रहते हैं, तो उन डिफरेंट टाइप के सोर्सेस तक उतना अमाउंट ऑफ करंट हमको पहुंचाना रहता है। जैसे कोई फैन कनेक्टेड है या फिर कोई बल्ब वहां से कनेक्टेड है या कोई अदर डिवाइस कनेक्टेड है, तो सभी डिवाइसेस को तो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए ना, सभी डिवाइसेस को डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट की क्या होती है, एबिलिटी होती है, या डिफरेंट वोल्टेज उनको चाहिए होता है। तो उन डिफरेंट वोल्टेज के लिए हम बोल सकते हैं कि हम इन पोटेंशियल डिफरेंस या फिर रेजिस्टर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कहीं पर कम अमाउंट ऑफ करंट है तो आप वहां पे रेजिस्टर लगाओगे तो करंट को वो क्या कर देगा, रेजिस्ट कर देगा। ठीक है, तो आखिर रेजिस्टेंस का कैरेक्टर क्या क्या होता है, किन किन चीजों पे जो रेजिस्टर है वो डिपेंड करता है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक, तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि हम अपने घरों में किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट का यूज करते हैं। आप सभी, इलेक्ट्रिकल सर्किट है तभी आपके घर में फैन चलती है, बल्ब जलता है, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं वो चलते हैं। तो आपके घर के सर्किट को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल वायर का यूज करते हैं। इस इलेक्ट्रिकल वायर में क्या होता है, मेटल होता है, और वही मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी या चार्जेस को कंडक्ट करने का वर्क करता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कंडक्टर बोल देते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम इलेक्ट्रिकल वायर करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वायर में प्रेजेंट जो मेटल होता है वो हमारे लिए किसका वर्क करता है, एक कंडक्टर का वर्क करता है। ठीक है, तो इन अ सर्किट जो करंट फ्लो हो रहा है, हमने अभी देखा वो किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस काफी ज्यादा है सर्किट का तो उस टाइम पर जो अमाउंट ऑफ करंट होगा इन अ सर्किट वो भी मोर होगा। और इसी तरीके से और किस पे डिपेंड करता है पूछा जाएगा तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर रेजिस्टेंस मोर होगा तो सर्किट का जो करंट है वो काफी कम अमाउंट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है वो आखिर क्या होता है और वो क्या वर्क करता है। ठीक है, तो जनरली जो सर्किट होता है वो एक इलेक्ट्रिकल वायर से ही बना होता है, और रेजिस्टेंस की जो एबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है उसके थिकनेस पे। थिकनेस मतलब उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उस पे डिपेंड करता है। इसके अलावा वो किस टाइप का वायर है, एक गुड कंडक्टर है, एक बैड कंडक्टर है, या एक इंसुलेटर है, इस पे ये चीज क्या करती है, डिपेंड करती है। और साथ ही साथ थिकनेस या क्रॉस सेक्शन एरिया के अलावा उसका जो लेंथ होता है उस पे भी क्या करता है, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कि वायर जो है वो इक्वल लेंथ के हैं, थिक हैं और कम लेंथ के हैं, तो उस टाइम पर रेजिस्टेंस कैसा होगा। इन सारी चीजों पर जो रेजिस्टेंस का जो कैरेक्टर है वो डिपेंड करता है। और साथ में उसमें प्रेजेंट जो वायर हैं जिनको हम एज अ कंडक्टर यूज कर रहे हैं, मेटेलिक वायर को,
तो उसके लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, प्रॉपर्टी एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो सबसे पहले जानते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। ठीक, ये सारी चीजें डिपेंडेंसी को बता रही हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी। तो देखते हैं कि कंडक्टर होता क्या है। तो हम अभी तक जितनी भी स्टडी कर रहे हैं उससे ये बात पता चलती है कि कंडक्टर वो होते हैं जो करंट को कैरी करने का काम करते हैं, ठीक है, या फिर कहीं कहीं पर ये हीट या एनर्जी को भी कैरी करने का काम करते हैं। तो जनरली जो मेटेलिक हमारे पास मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इजीली करंट को कैरी करते हैं। लेकिन जो मेटल्स होते हैं उनमें भी डिफरेंट कैरेक्टर्स होता है, उनकी इनर प्रॉपर्टीज होती है, इनर नेचर होता है, उस पे भी ये डिपेंड करता है कि वो जो हीट है या करंट है उसको कैरी करेगा या नहीं करेगा। एक होता है गुड कंडक्टर और एक होता है बैड कंडक्टर, आपने पढ़ा होगा। गुड कंडक्टर जो मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट या फिर हीट को कैरी करने का काम करता है। बैड कंडक्टर जो लेस अमाउंट ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करता है। और इंसुलेटर जो कि मीडियम अमाउंट में हमारा क्या हो जाता है, आ जाता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर में देखो, जितना ज्यादा कंडक्टर का लेंथ होगा वो उतना ज्यादा करंट या चार्जेस को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब, अगर आपका वायर जो मेटेलिक वायर आपने लिया है वो थिक है तो उस टाइम पर भी वो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट को क्या करेगा, कैरी करने का वर्क करेगा, ठीक है। और इसी तरीके से प्रॉपर्टी और नेचर, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कंडक्टर का। देखो जैसे सपोज आपके पास दो मेटल्स हैं, एक कॉपर मेटल है और एक जिंक मेटल है मान के चलिए, तो दोनों में से जो बेस्ट कंडक्टर होगा वो आपका कॉपर मेटल होगा, क्योंकि इन इलेक्ट्रिकल वायर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम कौन करता है, कॉपर होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जिंक के कंपैरिजन में जो कॉपर मेटल है उसका इनर प्रॉपर्टी ऐसा है कि वो क्या कर सकता है, इजीली करंट के अमाउंट को कैरी करने की एबिलिटी रखता है। और अदर मटेरियल में जैसे मैं सिल्वर की बात करूं, वो भी एक टाइप का मेटल है बट वो कभी भी ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या चार्जेस को कैरी करने का काम नहीं करता है। तो किसी कंडक्टर का नेचर इस पे भी डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है या उस मटेरियल का नेचर कैसा है। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो कंडक्टर होगा उसके कैरी करने की एबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जो बैड कंडक्टर होगा उसको उसके इलेक्ट्रॉन को कैरी करने की जो एबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास एक गुड वैरायटी का कोई कंडक्टिंग मटेरियल है तो वो हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के फॉर्म में अगर वो गुड वैरायटी का कंडक्टर होगा तो होगा क्या, उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हमारा जो कंडक्टर है वो क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, ठीक है। और थिकनेस ऑफ वायर, मान लीजिए कोई लॉन्ग वायर है आपके पास, तो उस टाइम पर एक लॉन्ग वायर का रेजिस्टिविटी नेचर शॉर्ट वायर के कंपैरिजन में क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा। तो उस टाइम पर जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से बोला जाता है कि जो रेजिस्टेंस होता है हमारा वो अपोज ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर रेजिस्टर की वैल्यू बढ़ती जाती है तो करंट की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है किसी भी सर्किट पे, ठीक। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। कल की क्लास में हम ये देखेंगे कि कैसे लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टिंग वायर या नेचर ऑफ द वायर मटेरियल, इस पे कैसे कैसे रेजिस्टर डिपेंड करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 2 टाइप के कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। चलिए ठीक।